बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनके ऊपर तो बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, मगर एक ऐसा भौंचाल पाकिस्तान में आ चुका है जिसे आप कह सकते हैं कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। और ये है अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से एक करारदाद की मंजूरी दी गई, और ये करारदाद 8 फरवरी के पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक है। ये करारदाद कहती है कि आज़ादाना तौर पर तहकीकात होनी चाहिए पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, और आपको याद रखना चाहिए कि 8 फरवरी के इंतखाब के बाद ही पाकिस्तान की जो एक सियासी पिक्चर है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी। इसके ऊपर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, खासतौर पर बजट के मामलात और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बात होगी। आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मैं मुसलसल देख रही थी, वॉच कर रही थी, शायद 2-4 लोगों ने इस हवाले से अपने तासुरात का इजहार किया, मगर टीवी शोज में आज सारा दिन बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे रहे, बड़े बड़े सहाफ़ी मौजूद रहे, मगर किसी ने इस मामले को टच नहीं किया, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर। खैर, मैं लेट्स से कि उतना नहीं टच किया जितना इसकी इंपॉर्टेंस है। अब देखें, हम पाकिस्तान जो है कोई आइसोलेशन में तो नहीं, हम एक दुनिया में रहते हैं और उसको हम जो कहते रहते हैं बिग पिक्चर, तो उस तनाजुर में देखने की ज़रूरत होती है। इस वक्त दुनिया में बहुत एक कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त आप देखें कि यूक्रेन और रशिया की एस्केलेट हो रही है, उनकी अब अगली स्टेज पे चली गई है, धमकियों तक वो आ गई है। उसके बाद जो गाज़ा और पैलेस्टाइन का है वो एक्सपैंड होने का ख़तरा है, क्योंकि लेबनान और इसराइल की कशीदगी बहुत बढ़ गई है, और अगर वो मज़ीद बढ़ी तो वो भी हमारे बॉर्डर ईरान बीच में हिज़्बुल्लाह के बाद शामिल हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ तक आ सकती है। तो पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में एक कशीदगी चल रही है। साथ में उस तनाजुर में हमारे लिए डायरेक्टली आज जो ये इतनी ज़्यादा इसको मीडिया ने टेंशन नहीं दी है, मगर मुझे क्योंकि 2-4 साल वहाँ अमेरिका रहने का, रिपोर्टिंग करने का वो हुआ है, तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि इंडिया जो अमेरिका का ऐवान नुमाइंदगान है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो उनका लोकसभा या उनकी आप नेशनल असम्बली कह लें, तो उसके अंदर जो है पाकिस्तान के जो इलेक्शन थे 8 फरवरी के, उसके हवाले से आम इंतखाबात में वोटिंग के बाद हेरा फेरी के दावों की गैर जानिबदाराना तहकीक के हक में करारदाद ये भारी अक्सरियत से मंजूर हुई है। और भारी अक्सरियत जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि 368 उम्मीदवारों ने उसके हक में दिए, और सिर्फ 7 मेंबरान ने उसके खिलाफ किया, कि जिसमें इसके अंदर मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीक का मुतालबा कर दिया। करारदाद में पाकिस्तान के लोगों को मुल्क की जमहूरी अमल में हिस्सा लेने की कोशिश को दबाने की कोशिशों की मजम्मत की गई। इन कोशिशों में हरासा करना, धमकाना, तशद्दुद, बिला जवाज हिरासत, इंटरनेट और मवासलाती ज़राए तक रसाई में पाबंदियों या इंसानी, शहरी और सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। ये मैं लफाजी पढ़ रहा हूँ, कितने सख्त किस्म के अल्फाज हैं। फिर ये रेजोल्यूशन 901 था, इसमें करारदाद जमहूरियत इंसानी के हवाले से हिमायत का इज़हार तो किया गया, साथ में उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो जमहूरी और इंतखाबी इदारों, इंसानी हकूक़ और कानून की बालादस्ती बरकरार रखे। ये तंबी की गई है। इसमें कहा गया है कि हुकूमत कानूनी तरीका फराहम करने की बुनियादी यकीन दहानी कराए, सहाफ़त की आज़ादी, जलसा करने की आज़ादी और पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी इज़हार राय का एहतराम करे। और करारदाद में पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी या अदालती निज़ाम पर असल अंदाज होने की हर कोशिश की मजम्मत की गई है। मुझे नहीं याद पड़ता कि रिसेंट टाइम्स में इतने सख्त अल्फाज की इतनी भारी अक्सरियत के साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ऐवान नुमाइंदगान के अंदर अमेरिका के ये करारदाद पेश की गई है। और इसके अंदर जो ये विल्सन इंस्टीट्यूट के जो हैं सरबराह हैं माइकल क्रूगलमैन, ये बड़े एक्टिव रहते हैं, पाकिस्तान के बड़े गहरी निगाह रखते हैं इस खित्ते की सियासत के ऊपर। उन्होंने कहा इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि इसके अंदर 85% ऐवान नुमाइंदगान के मेंबरान ने शिरकत की। 85% नहीं, उनकी इतनी
प्रेजेंस ही नहीं होती, मगर इसके लिए 85% ने की और उन 85% में से 98% ने इसके हक में करारदाद दी थी। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, भारी अक्सरियत थी। और जो अल्फाज थे कि जी फुल एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लेम्स ऑफ इंटरफेरेंस एंड इरेगुलरिटी इन पाकिस्तान 224 इलेक्शन, तो उनका ये कहना है कि जनाब इसकी इस इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ती है कि ये जो इसके बाद, हालांकि कहने को ये नॉन बाइंडिंग होता है, मगर जब इतना एक कांग्रेस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से इतनी भारी अक्सरियत से जब कोई करारदाद आती है तो कोई भी हुकूमत हो अमेरिका की, उसको बड़ा संजीदगी से लेना पड़ता है। उन्होंने कहा जी मुझे इसके बाद उनकी ये ट्वीट आई है, अगर वो रिपोर्टर साहब दिखा सके, उन्होंने कहा द वोट डज रेज क्वेश्चंस अबाउट व्हाट एडिशनल लेजिस्लेशन वी कुड सी रिगार्डिंग पाकिस्तान, कि इसके बाद इसके फॉलो अप के तौर पे अमेरिका के अंदर क्या मजीद कानून साजी हो सकती है। सो दिस में नॉट बी द एंड ऑफ इट, दिस में बी अ स्टार्ट ऑफ थिंग्स कमिंग अप। ये बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि इसके बाद और क्या आने वाला है, इसके मुतालिक मैं नजर रखूंगा। और याद रहे कि अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं और उनको लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। और आयरनी इसके अंदर ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जाहिर है ये पीटीआई का जो इशू हुआ, और एक यहाँ पे ये एक तासुर था कि जनाब पाकिस्तान का ख़ास तौर पे पीटीआई का अमेरिका के ख़िलाफ़ जो था कि जी इमरान खान का ये जो दावा था कि जी हमें निकलवाने के पीछे जो है अमेरिका का हाथ था। हाँ। अमेरिका की तरफ से पीटीआई के फेवर में और इमरान खान के फेवर में ही है ना ये सारी, तो उनकी आइए तो ये इंसान सोचने में, मैं सोच रहा था कि क्यों, वाई। तो एक जो मुझे लगता है कि बहरहाल अमेरिका के या हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, तो वो किसी मुल्क के भी वो देख रहे हैं कि अवाम का, ईरान का उनके यहाँ एक्सपीरियंस है कि उन्होंने मिसरीड किया था, आज 50 साल हो गए हैं तो वो मामला उनका हल नहीं हुआ। तो वो पाकिस्तान एक बहरहाल इस्लामिक मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है खित्ते में और मिडल ईस्ट में, हम मैटर करते हैं, जो मर्जी हमने अपना हाल कर दिया, हम मैटर करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। तो वो किसी अवाम के एक इस तरह के 8 फरवरी के रिजल्ट के बाद किसी को इतना यहाँ पे एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट नहीं दे सकते। मेरा ख्याल है उन्होंने उसकी अक्कासी की है। मगर यहाँ क्या है, मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से हमारे जो उसका जवाब आया है, अच्छा। वो बड़ा उन्होंने इसको बिलिटल किया। तर्जुमान के मुताबिक क्या कहा उन्होंने, पाकिस्तान ने अमरीकी नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद का नोट किया है, ताहम करारदाद की मंजूरी का वक्त और हालात दो तरफा तल्लुकात मुस्बत हरकत से मुताबिकत नहीं रखते। ठीक है। उन्होंने कहा कि करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नावाकफियत का नतीजा है। अच्छा, यानी कि अमरीकी जो हैं उनको नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान के क्या हालात हैं, और बेसिकली कि वो नलायक हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। ये बुनियादी तौर पर आसान लफ्जों में उन्होंने ये कहा है। मैं कहा जी अमरीकी कांग्रेस दोनों मुल्क के अवाम के मफाद में बाहमी इश्तराक के शोबे पर तवज्जो देगी, हमें उम्मीद है। अब ये बता रहे हैं कि अमरीकी कांग्रेस को कि आपको क्या करना चाहिए, ये पाकिस्तान क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोबा। हम बता रहे हैं कि अमरीकी कांग्रेस को कि आप हमें किन निगाहों से देखें। तो ये तो उनका है, बेसिकली वो कह रहे हैं सियासी अमल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैंने जो पस मंजर दिया है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनारियो चल रहे हैं जिसके अंदर हमें बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, और फिर अमेरिका का ये रिएक्शन आया। इससे पहले जो चीन के मिनिस्टर साहब जो यहाँ आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के वो मिनिस्टर का लेवल का उनका ओहदा है, वो यहाँ पे आके पाकिस्तान के तमाम सियासी नुमाइंदीन वहाँ बैठे हुए थे, उनको एड्रेस करते हुए, जो कि बड़ा अनयूजुअल है। चीन वाले किसी और मुल्क की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर वो नहीं करते। तो जी आपके यहाँ आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक करें, और आपके यहाँ सिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा इशू है, और ये आड़े आ रहा है सीपैक के। तो ये आज इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो इसके ऊपर बयान आया है, दहशतगर्दी के खिलाफ हर पाकिस्तानी है और वो करना चाहिए। बस जिस तरीके से ये सारा जो बाद में पहले ऑपरेशन और बताया गया और बाद में बताया गया विजन जो है, अज़्म इस्तेहकाम जो है, तो उसको एक कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। तो मौलाना ने सिर्फ, मौलाना अकेले नहीं है, उसके साथ उनके साथ ANP भी है, PTI भी है, और इस वक्त जो हालात हैं कि तमाम ही अपोजिशन में एक अकेली नहीं है, वो PTI वो ये तमाम लोग हैं। तो उन्होंने उसका इजहार किया, मगर इसको
हालात को निपटने के लिए गवर्नमेंट का रवैया इकरार तो किया, तो इन हालात के अंदर क्या बाहमी गुफ्तगू होगी, क्या डायलॉग होगा, क्या आपस में बातचीत हो पाएगी जुमलों के साथ? चलिए मैं वेलकम करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम मुकाबिल में हमारा साथ देने के लिए मौजूद है सीनियर सियासतदान है साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब से पूछ रहे थे, आमिर साहब सियासत के अंदर दुरानी साहब से खास तौर पे इसलिए भी कि ये काफ़ी सारी बातें हैं कि दुरानी साहब की ये जो प्रेडिक्शंस थी कि हालात ये इस तरफ नहज पे जा रहे हैं, दुरानी साहब हालात उसी तरफ जा रहे हैं। पर मैं चाह रहा हूँ कि बारी बारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहली तो जो अमेरिका का आपको बताया ये जो बयान आना, तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे मतलब सीनियर हैं, दोस्त हैं, तो उनका ये बार बार ये कहना था कि जी आप 5 नवंबर का इंतज़ार करें, वहाँ से ये अगर ट्रंप जीत गए तो एक फ़ोन आना है यहाँ मामला। तो वो 5 नवंबर तो छोड़ रहे हैं, ये पहले ही ये इसी जून के महीने में ये बयान तारे चुके हैं। हाउ सीरियस इज दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, ये इसलिए सीरियस हो गया है कि ये अमेरिका, मिडल ईस्ट, चाइना, तीनों तरफ से एक ही बात आ रही है। ये दुनिया की तारीख और पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही मुनफरिद मुकाम है, जिसके ऊपर चाइना भी कह रहा है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, मिडिल ईस्ट भी कह रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, और अमेरिका भी कह रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। बल्कि अमेरिका अब एक कदम आगे जा चुका है, और ये कदम नहीं कई कदम आगे जा चुका है, और उनकी अक्सरियत ने कहा है कि आप इन इलेक्शंस की तहकीकात कराएं। इसका मतलब यह है कि हमें पहले से, मैं रास्ते में जब ये खबर आई तो मैंने बच्चे से पूछा, वो कहने लगा कि अबू ये अगर उनके इलेक्शन में कुछ होगा तो क्या हमारी भी पार्लियामेंट करारदाद पेश कर सकेगी? मैंने कहा कि उनकी करारदाद तो हमें भी पेश कर लेनी चाहिए, लेकिन जो आँख खाती है वो शर्माती भी तो है ना। आप उनसे वो कुछ मांगते हैं, ठीक है ना जी, जो आपके खुद करने के काम है। आप कहाँ खड़े हुए? आपको तो एक चाइना को आके आप सबको, और ये बात आप विटनेस है कि मैंने 20 दफा कही कि इन तीनों इश्यूज को एड्रेस कर लें, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन को, इंटरनल सिक्योरिटी को, और इसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जो इश्यूज हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें एड्रेस करने, वरना कोई मुल्क आएगा और आपको लाइन में बिठा के आपसे ये सब कुछ कराएगा। और मेरा तो आज भी ये राय है कि ये जो आपको अभी दोबारा अगर दिखा सकें कि जो राना सनाउल्लाह साहब का जो ये बयान आया है, इसके बाद फिर ये जो आप हमेशा ये डायलॉग का कहते रहते हैं, तो क्या सूरत रह जाती है? देखिए जनाब, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से पहले कौमी यकजहती ज़रूरी होती है, और कौमी यकजहती के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से पहले सियासतदानों के खिलाफ दहशतगर्दी का ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा आपको। आप जब तक वोट को दहशतगर्द बनाते रहेंगे, आप बंदूक वाले दहशतगर्दों से नहीं लड़ सकेंगे। जब तक आप सियासी लोगों को दहशतगर्दी के मुकदमों में बंद करते रहेंगे, उस वक्त तक आप हकीकी दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इस वक्त आज अफसोस हो रहा है मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर सुन के कि वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। भाई दावत का मसला नहीं है, आपने इक़दामात उठाने हैं। कहाँ हैं इक़दामात? क्या तारीख नहीं पढ़ी आपने? क्या माजी को नहीं आप जानते? भुट्टो साहब ने आखिरी डायलॉग किए थे सियासी, सारे सियासतदानों के मुकदमात खत्म करके, जुल्म से छोड़ के उनको सामने लाके बिठाया था, और वो भी करने के बावजूद भी वो लेट हो गया था, उसमें भी देर कर दी और थी, कुछ और बैठे। रेस्ट इज हिस्ट्री वो जो कहते हैं। मैं ये इसी तरफ ही आपके तवज्जो चाह रहा था कि ये इसके बाद जो है अब मुझे नहीं समझ आ रही कि कल फॉर एग्जाम्पल एक उम्मीद लग गई थी पीटीआई वालों को कि इद्दत का एक केस है, एक मेजर केस इमरान खान के खिलाफ यही रह गया, और इस बात का बहस चल रही थी कि क्या वो छूट जाएंगे कि नहीं छूट जाएंगे। अब अगर कल को उनके खिलाफ जब केसेस करेंगे और राना सनाउल्लाह के इस बयान के बाद कि जी केस बना भी दिए जाएंगे और बनने भी चाहिए क्योंकि उनको मेहमान रहना बड़ा ज़रूरी है और रखना चाहिए, तो फिर ये तासुर नहीं लिया जाएगा कि जनाब ये कोई इंतजामी या अदालती कोई नहीं थी कार्रवाई, ये तो ये अनाउंसमेंट करती है उन्होंने। आपके बहुत से प्रोग्रामों में मैं आया हूँ, आपने तो इस इशू पर बड़ा एक हमेशा बैलेंस्ड रखा है, वरना तो ये जो 9 मई था इसको तो 9/11 से मिला दिया गया था,
और इसके साथ ही ऐसे लगता था कि इद्दत का केस भी और वो दूसरा वाले तोशा खाना का केस भी शायद 9 मई को ही हुआ था। अब मतलब ये है कि इस वक्त जो इद्दत का केस और इस किस्म के तमाम एक बेलायानी और बेमानी किस्म के लाकानूनी किस्म के जो केसेस हैं उनको आप नहीं चला सकेंगे। और इसके बाद अगर आप फिर भी ये कोशिश करेंगे, आज मैंने पूछा कि मैंने कहा भाई ये क्या होता है, जस्टिस क्या होता है और लॉ क्या होता है, तो मुझे बताया गया कि जनाब जस्टिस, लॉ और मोरालिटी इन लाइन होते हैं। अगर लॉ विद मोरालिटी होगा तो वो जस्टिस होगा, और अगर लॉ विदाउट जस्टिस होगा वो इमोरालिटी होगी। तो मतलब ये है कि आप कानून, यही कुछ आपका अभी हो रहा है इसके अंदर। मॉरल अथॉरिटी, इखलाकियात के बगैर कानून नहीं होता। नहीं है। ठीक है, अगर आप जस्टिस विदाउट लॉ हो जाएगा, इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ नहीं होगा। तो मतलब ये है कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो किसी लॉ के तालिब इल्म को पहले दिन पढ़ाए जाते हैं। आपके सियासतदानों को ये पढ़ाना पड़ेगा कि तुम किस लॉ की बात कर रहे हो जिसमें मोरालिटी नहीं है, और मोरालिटी के बगैर जो लॉ होता है वो जस्टिस नहीं होता। मैं तो समझता हूँ कि ये तो बाकी अदालतों के सामने भी लिख के लगा देना चाहिए। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। मैं आपसे, क्योंकि आप सियासियात के, हम तो खैर स्टूडेंट हैं मगर आप तो थोड़े से प्रोफेसर ही हैं हमारे मुकाबले में। मैं जो मंतक समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी सियासी मंतक होती है ना, कि मुझे इनका कॉन्फिडेंस नहीं समझ आता है कि जब इस तरह की ये ब्रैगिंग होती हैं, एक धमकी आवेज़ किस्म की कि जनाब ये करनी, तो इंसान सोचता है कि ये कहाँ से ताकत पकड़ रहे हैं कि इनके हालात जो इस वक्त बजट आ रहा है जैसा भी काट पकड़ के जिस भी हो जाएगा, चले पास हो जाएगा। इसके बाद जो लोगों का महंगाई से जो बुरा हाल है और जो बिजली से बुरा हाल है कि बिल डबल हैं, लोगों की 12-12, 18-18 घंटे जो है लोड शेडिंग्स हो रही हैं और बिल डबल ट्रिपल आ रहे हैं। गरीब तो छोड़े, वो दरमियाने तबके की भी चीखें निकल गई हैं, हर एक की चीखें निकल गई हैं कि बिजली इतनी गर्मी के अंदर, ये फिर गैस के अब मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं, फिर ये महंगाई, इसके बाद जो जिस तरह का बजट आ रहा है इस बात का इक़दाम है कि अभी वक्ती तौर पे वो क्लेम कर रहे हैं कि जनाब कम है मगर ये भी बढ़ जाएगी। तो ये अपना, इसके बाद लोग जो है क्या चीखें मारेंगे, तो इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये किस दुनिया में रह के ये ब्रैगिंग कर रहे हैं। ये जिस दुनिया में रह रहे हैं वो दुनिया ये है कि ये अपने सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी, ये वोट से जंग कर रहे हैं इस वक्त, और ये अवाम से जंग कर रहे हैं। वोट से जंग ये कर रहे हैं कि जिन्हें वोट मिले उन्हें दहशतगर्द बना दो, और अवाम से जंग ये कर रहे हैं कि जो अवाम जिनकी वजह से ये मुल्क कायम है उनको जो है वो गुर्बत की ऐसी अंधेरे में धकेल दो कि वो बोल भी ना सकें। दफ़ा 144 अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था ना कि आज अगर उन्होंने रिकन्सिलिएशन शुरू करनी थी, वो कहते कि पंजाब में दफ़ा 144 कम अज़ कम एक दफ़ा अवाम को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका तो दे देते कि अवाम अपने जज्बात का तो इजहार कर सके। ये दफ़ा 144 लगा के आप अवाम की गुर्बत को नहीं दबा सकते, अवाम के जज्बात को नहीं दबा सकते, अवाम की महरूमी को नहीं दबा सकते। आप ये समझते हैं कि इस तरीके से आप अवाम को भी दबा लेंगे, मुल्क को भी दबा लेंगे, सियासतदानों को जेलों में डाल देंगे और कुछ नहीं रहेगा पाकिस्तान में सिवाय आपकी तकरीरों के। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो आपको सियासतदानों को दहशतगर्द बनाने का अमल बंद करना पड़ेगा। आप वोट से, बंदूक के साथ वोट को नहीं मार सकते, बंदूक के साथ आप दहशतगर्द से मुकाबला कर सकते हैं। जमहूरियत के जरिए आप मुल्क को महफूज बना सकते हैं। आप लोगों को जेलों में बंद करके पाकिस्तान को महफूज नहीं बना सकते। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं बातचीत शुरू हो, कल निकलें, जेलों के दरवाजे खोलें, मुकदमात रख रहे हैं तो रख लें, लेकिन मुकदमात ये बातें जो आप कर रहे हैं हर कोई कर रहा है, ये मंतकी बातें मैं इस तरह ये कह रही हैं बड़ी आइडियलिस्ट लगती हैं, क्योंकि इनको या समझ नहीं आ रही है, या इन्होंने तारीख से सबक नहीं सीखा, या ये
पता नहीं क्या इसके पीछे कोई, मैं इसलिए स्ट्रेटजी समझना चाह रहा हूँ कि एक और जाविये से मैं इनकी सूरत हाल बता दूँ कि इस वक्त जो है ये पहले तो इमरान खान अकेले ही थे, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। अभी उनके साथ पाकिस्तान में मजहबी पार्टियाँ सबसे बड़ी दो हैं, एक का नाम JUI है, दूसरी जमात इस्लामी है, वो भी अपोजिशन में हैं। उसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी हैं, तो महमूद खान अचकज़ई भी और बलोच जो हैं अख्तर मेंगल साहब और वो डॉक्टर मालिक साहब वगैरह, वो सारे भी उनके साथ खड़े हुए हैं। सो नेशनलिस्ट फोर्सेस हो गई, उसके बाद मजहबी जमातें हो गई, उसके बाद एक सूबा भी उनके पास है, बलूचिस्तान में भी वो मैटर करते हैं। तो उसके बावजूद लास्टली जो मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी ये सब कुछ दंदना रहे हैं। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि वो ये सारे इख्तियारात का भी मजा लेके जिम्मेदारी से बच जाए, मगर उनको भी एक थोड़ी सी चपेट पड़ गई है कि उन्होंने ये कोशिश की थी, आपके पास मेरे से ज़्यादा बल्कि खबर है, आप मुझे प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा, कि उन्होंने कहा जी पंजाब के अंदर आप हमें शराकत दें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कि हमारे जहाँ जहाँ अक्सरियत है वहाँ पे हमारे मर्जी की अफसरान लगाएं। तो वहाँ पंजाब से उनको ना हो गई है, क्योंकि पंजाब वालों के पास अक्सरियत है। उन्होंने कहा जी चाचा जी खुद ही निपट लें, इस्लामाबाद में उनका प्रॉब्लम है, हमें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। और नवाज शरीफ साहब आप देख रहे होंगे कि वो गायब हैं इस सीन से, तो आपके पास ज़्यादा खबरें हैं, आप वो बता दीजिएगा। तो ये पीपल्स पार्टी भी कब तक ये काम चलाएगी कि उनको भी जब ये नहीं मिलेगा और उनको भी इसका बैकलैश पॉलिटिकल, इखलाकी और सियासी जब आएगा तो क्या करेंगे? अमेरिका के कांग्रेस के अंदर आपने बताया कि 98% लोगों ने करारदाद के हक में वोट दिया। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप अपने कैमरामैन को भेजें और अवाम में जाके पूछ लें, अगर 98% अवाम इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का वोट ना दें तो मैं मुजरिम होऊंगा। हम हर वक्त सड़कों पे मिलते हैं। तो ये सिर्फ वहां के कांग्रेस में नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का कांग्रेस का भी यही हाल है। अब ये किस जगह पे रह रहे हैं? ये वो हैं, नैरो हैं जो कि रोम जल रहा था और वो बांसुरी बजा रहे हैं। ये वो सियासतदान है जो अपने जलते हुए अवाम और अपने जलते हुए इदारों और अपनी जलती हुई मईशत और अपनी लुटती हुई हकीकत के खिलाफ उस वक़्त बैठ के ये बांसुरियाँ बजा रहे हैं, सिवाय इसलिए कि ये समझते हैं कि इनके एक ख़ानदानों के अंदर इक़्तिदार है और अख्तियार पे इनकी गिरफ्त है। ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझ रहा हूँ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वो उन्होंने अपने आप को पब्लिक बजट का इजलास है, वो उन्होंने बजट के इजलास के अंदर भी आना गवारा नहीं किया। देखिए नवाज शरीफ साहब इस वक्त शदीद किस्म की मुशावरत कर रहे हैं, बहुत अपने करीबी लोगों के साथ, इसमें जैसे राणा साहब का बयान भी आ गया। मियाँ साहब बज़ाहिर इस वक्त जो है कन्फ्रंटेशन के मोड में लग रहे हैं। वो ये समझते हैं कि इस वक्त मज़ीद दबाना जो है वो मसले का हल है। ऐसा वो क्यों समझते हैं मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन जो बयानात इस वक्त उनके क्वार्टर से आ रहे हैं वो यही हैं। वो ये कहते हैं कि अब तोशाखाना 2 भी आएगा, अब जो है तोशाखाना प्लस आएगा और मुकदमात बना के इस तरह जेलों में रखा जाएगा कि जेलों में रखने के खौफ से जो है सब लोग इसकी चले उनकी अपनी मंतक होगी, मगर एक और जाविया भी मैं ऐड कर दूं इसके अंदर कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ास तौर पे जो फॉर्म 47-45 का जो केस है, अब वो ट्रिब्यूनल साहब के पास, जस्टिस जहांगीरी के ट्रिब्यूनल के वो जो है वो फैसला उनके हाथ में आ गया है और वो उस नहज पे पहुँच गया है कि किसी दिन भी ये फैसला आ सकता है। अगर ये फैसले रिवर्स होने शुरू हो गए कहीं से तो नवाज शरीफ साहब का तो अपनी अगर खुल गया वो है तो बड़े ही उसके अंदर बड़े लकूना से एक खदशा महसूस कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब शायद दोबारा इदारों के साथ कन्फ्रंटेशन के मोड में आ रहे हैं। इदारे इस वक्त रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और मियाँ साहब दोबारा से कन्फ्रंटेशन की मोड की तरफ जा रहे हैं। उनकी आदत भी है ये कि जब कोई रिकन्सिलिएशन वो समझते साथ में गवर्नमेंट भी रखनी है, इख्तियार भी रखना, पंजाब की गवर्नमेंट भी रखनी, चीफ मिनिस्टर भी रखनी, और कन्फ्रंटेशन कैसे होगी? हाँ, ये देखिए अब ये फिर वैसे ही होगी जैसे माजी में होती रही है और उसी नताइज के साथ होगी। जैसे मैं इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है उसमें उनका जो रवैया है, मैंने जब वो सदर बने थे उस वक्त भी मैंने तबसरा किया था कि वो अपने लिए एक रोल तलाश करने की कोशिश करेंगे, उनका हक है वो रोल तलाश करें, लेकिन
इस वक्त उनका एक ही रोल है। मैं बार बार एक बात करता हूँ, आपको पता है, और मैं ये पाकिस्तान के प्यार में करता हूँ, मोहब्बत में करता हूँ कि इस वक्त किसी सियासतदान का कोई रोल नहीं है इसके अलावा कि वो मफाहमत का झंडा सफ़ेद उठा के मुल्क में चल पड़े, खा जरदारी चले, खा नवाज शरीफ साहब चले, खा शहबाज साहब चले, लेकिन लिप सर्विस से अब कुछ नहीं होगा। अवाम भूखे मर गए और सियासतदान जेलों के अंदर मर गए, औरतों को आपने तजलील की है, घरों में आपने जाके, क्या सेनेट की करारदाद आई है उसके अंदर उन्होंने प्री पोल रिगिंग को जस्टिफाई किया है कि वो हुई है। उन्होंने इलेक्शन की रिगिंग के बारे में पॉजिटिव इंडिकेशंस दिए हैं। इस वक्त तो असेंबली और सेनेट को चाहिए इकट्ठे मिलके बैठ के ये फैसला करेंगे किससे ये इंक्वायरी कराएंगे। वो इंक्वायरी कौन करेगा जिसके अंदर पूरी दुनिया को आप मुतमईन कर सकें कि हमने इलेक्शन करवाए हैं। अभी तो इलेक्शन ही नहीं मानते। मतलब ये है कि इस वक्त तो अर्ली इलेक्शन विद एग्रीड प्रिंसिपल्स की बात हो रही है दुनिया में कि यू विल हैव टू गो फॉर एन अर्ली इलेक्शन विद एग्रीड प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर्स। ये इस वक्त दुनिया कहां जा रही है और हम बांसुरी बजा रहे हैं। ये बांसुरी तो वो जब तक उनके पास वो नीरो ने अपनी हुकूमत चला ली थी, वो रोम भी जल गया, सब कुछ हो गया। तो यहाँ इख्तियार तो कोई छोड़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर ऐसे से तसलसल के साथ ये इलेक्शन की ट्रांसमिशन में थे हम, आपने जब से ये कहना शुरू किया हुआ है, मगर यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की मूवमेंट, इनको तो छोड़ें, पीपल्स पार्टी का एक बड़ा रिकॉर्ड है उनकी जमहूरियत और इन चीज़ों के लिए, एक इंसानी हकूक़ के लिए एक बड़ी पुराना एक माजी राव है, मगर वो भी बिल्कुल इख्तियारात के मज़े छोड़ने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है। आप अक्सर दानिश्वर हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो तो बड़ा ही मेरा मजाक उड़ाए थे, आप वाहिद थे जो कि नहीं उड़ाते थे। लेकिन मैं ये बता दूं कि इदारे एक दिन आपको अपने पीछे खड़े हुए नज़र नहीं आएंगे, एक दिन अदलिया आपको अपने मुखालिफ खड़ी भी नजर आएगी। एक वक्त वो ताकत जिसको आप अपनी ताकत समझते हैं, एक वक्त क्या मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त जो क्लियरली ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एकदम से उनको याद आ गया कि जी बातचीत और काम अज़्म इस्तेहकाम के हक में जो किया या बाहमी गुफ्तगू जो कर रहे हैं, ये चीन के इस बयान के बाद जो है उनकी तरफ से जाहिर है वो ये चाहते हैं कि दहशत गर्दी के मतलब कुछ ना कुछ किया जाए। ब्रंट जो इस वक्त केपी और बलूचिस्तान में जितना उसकी एस्केलेशन बढ़ गई है, हम क्योंकि वो बिट्स एंड पीसेस में आती हैं कि आज 2 शहादतें हो गई, 3 शहादतें हो गई, कैलकुलेट नहीं करते, मगर बहुत ज़्यादा इस साल के जो फिगर्स हैं खौफनाक हैं। तो ऑलरेडी वो ये कह रहे हैं कि जनाब मिलके बैठने, वहाँ से इशारे आ रहे हैं। ये आप ये अंदाज़ा करें कि इस वक्त जितना बड़ा चैलेंज हमारे जो इदारे हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे हैं, हमारे वो इदारे जो मुल्क के दिफा में इन्वॉल्व हैं, इस वक्त जितना बड़ा नुकसान और जितना बड़ा चैलेंज वो फेस कर रहे हैं, उसके लिए तो पूरी कौम को उनकी पुश्त के ऊपर मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। और हमारे हुक्मरान ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी कौम को उनके मुकाबले में खड़ा कर दें। अब मुकाबले में खड़ा करने का वक्त गुजर चुका। अब कौम को वही हुक्मरान रहेगा जो कौम को मुत्तहिद करके अपने हिफाजत करने वाले इदारों की पुष्ट पे खड़ा करेगा। अब वही हुक्मरान रहेगा जिसके साथ अवाम चलते हुए इज्जत महसूस करेंगे और जिसको अवाम अपना नुमाइंदा समझेंगे। ये इन हुक्मरानों के समझने की बात है। ये खुद समझ जाएंगे तो मुल्क का बेहतरी हो जाएगी, नहीं समझेंगे तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कल ये इद्दत का जो केस है वो जिस तरफ जा रहा है, फ़र्ज़ करें कि अगर ये केस या इमरान खान की सिचुएशन आती, कोई केस उन पे नहीं रहता, तो पता चल जाएगा। अगर और मज़ीद मुकदमात आएंगे और गिरफ्तारी बरकरार रखेगी तो गवर्नमेंट का अज़म भी पता चल जाएगा और बाकियों का भी पता चल जाएगा। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, पता चल जाएगा। इसके बाद के जो हुकूमत के इकदाम होंगे वो हुकूमत के बारे में कोई फैसला नहीं करेंगे, पता चल जाएगा अज़म इस्तेहकाम के लिए या गैर, बल्कि वो इस चीज का फैसला करेंगे कि हुकूमत ने कितनी जिल्लत से जाना है।
ये अब इसके बाद जो भी इक़दामात उठाए जाएंगे या वो इज्जत के लिए होंगे या जिल्लत के लिए होंगे। अगर आप अवाम के खिलाफ चलेंगे तो आपको रुसवाई मिलेगी, आप अवाम के साथ चलेंगे तो आपको इज्जत मिल सकती है। अगर आप कानून के साथ चलेंगे तो इज्जत मिलेगी, कानून के खिलाफ चलेंगे तो आपको जिल्लत मिलेगी। पार्लियामेंट को संभाल लें, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनाएं और अवाम को एहतराम दें, वोट को इज्जत दे दें। अब ये वक्त है कम। ये तो बड़ा पुराना नारा है दुरानी साहब, वोट को इज्जत दे दें। आप कह रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूं कि अब भी वोट को इज्जत दे दें तो बच जाए, खुदा के लिए दे दें। वोट की इज्जत तो वो जो है इख्तियार फिलहाल जो है दुरानी साहब हमेशा ये बिग पिक्चर के अंदर ये जो हमने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक और तीनों फ्रंट पे, एक जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो सिचुएशन है, फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे, जो सिक्योरिटी के फ्रंट पे, तीनों पे जो सिचुएशन बताई है उसके अंदर समझ नहीं आती कि लचक आनी चाहिए। और उसके बाद अगर इस तरह के बयानात आते हैं तो फिर उसकी समझ नहीं आती कि ये क्यों है। अफसोसनाक के इसलिए भी है कि वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं, इनके लिए भी अच्छा नहीं, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, किसी के लिए। और इस वक्त क्योंकि इंटरनेशनल से हमने शुरू किया था कि दुनिया के खित्ते के हालात जो चल रहे हैं, एस्केलेशन चल रही है, मिडल ईस्ट में भी बड़े बादल जो हैं छाए हुए हैं, एस्केलेशन हो रही है, यूरोप में भी चल रही हैं। सो उस तनाजुर में हमें अपना घर ऑर्डर में कर लेना। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू वैसे बड़ी जबरदस्त चल रही थी, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। और इकोनॉमी पर बात करने के लिए डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमारा साथ दिया। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अभी एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। इस वक्त हम पाकिस्तान की इकोनॉमी और बजट के मामलात के ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ माहिर मौशियत डॉक्टर नदीमुल हक साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर साहब हमेशा ही हम डॉक्टर साहब की जो राय है और जो इनके तज्जिए है उससे बड़ा इस्तेफादा करते हैं। मैं जानना चाहूँगा ये से क्या मुराद है। गवर्नमेंट जो होती है या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनका काम होता है सोल्यूशन देना। ये हमारे साथ मिलके ही मसाइल की निशानदेही करना शुरू कर देते हैं। तो ये अगर आप पीछे जरा सा दिखा सकें, आपका ये टी शर्ट पढ़ रहा था कि नो गवर्नमेंट जॉब्स, प्लॉट्स, पर्क्स, प्लॉट्स एंड प्रोटोकॉल्स जो है ना। तो हमें जो वादे किए थे यहाँ पे कि रिफॉर्म लेके आएंगे और पूरा इसमें टर्न अराउंड कर देंगे और वो पावर लॉबीज को हाथ डालेंगे, तो ये तो बिजनेस एज यूजुअल, ये जो आपकी टी शर्ट कह रही है, ये तो ज़रा आखिर में पहाड़ के नीचे से चूहा यही निकला है। देखिए जी आमिर साहब, ये जो आपने क्लिप सुनाया था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने क्लिप सुनाया कि ऑपोजिशन में जब होते हैं तो कुछ कहते हैं और हुकूमत में आते हैं कुछ कहते हैं। ये तनकीद आप लोगों पे, आप मीडिया वाले इनको ऑनेस्ट नहीं रख सकते क्योंकि ये अपना बदल देते हैं, अपना बयानिया जहां मर्जी होती है। आप अमेरिका में देखें बयानिया बदलने नहीं देते, वलायत में बयानिया बदलने नहीं देते, उनको कहते हैं भाई तुमने ये कहा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हाँ बिल्कुल हमारे पास बहुत पैसा, हम बहुत पैसा निकाल सकते हैं, IMF के पास जाने की जरूरत तो है बिकॉज दुनिया कहती है और करना पड़ेगा, बट उसको बहुत जल्दी खत्म भी कर सकते हैं। मनमोहन सिंह या मोंटे कार्लो वाली ये चीज भी कर सकते हैं अगर आप प्लॉट प्रोटोकॉल खत्म करें, अगर आप ये शहरी जमीन हमने इसको हिसाब लगाया, अगर आप इसको खत्म करें, इनके सरकारी घर खत्म करें, इनकी याशी खत्म करें, हमारे खर्चे आधे से भी कम हो सकते हैं और हम इसको बल्कि अपना डेट रिटायर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बयानिया जो चलाते हैं गलत के, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट बहुत कम। फिर सिविल गवर्नमेंट आप सिर्फ तनख्वाहें डालते हैं और कुछ नहीं डालते। तनख्वाहें में क्या डालते हैं? सिर्फ जो आपकी मॉनेटरी पे होती, जो आपकी बाकी जायदाद है, प्लॉट्स हैं, बोर्ड मेंबरशिप्स हैं, बाहर की सैरें हैं, जो डिफिट से पैसे लेने हैं, जो यूएसए से पैसे लेने, वो नहीं बीच में होते हैं। वो अगर आप निकालेंगे तो ये मुल्क ठीक होगा। नंबर 2, खुदा के वास्ते बजट खेलना छोड़ दें। 75 साल हो गए बजट खेलते हुए। आमिर साहब, जो मुल्क तरक्की करते हैं उनमें बजट सुनाई भी नहीं देता। बजट सिर्फ एक मुल्क जो तरक्की कभी नहीं कर सकता, जो रोता रहता है, ढंढोरा बजट का पूछता है। हमने अभी बहुत सारे अच्छे इकोनॉमिस्ट को मिला के टैक्स पॉलिसी बनाई। उसमें जो पहली चीज हम कहते हैं वो ये कि ये टैक्स पॉलिसी एक दफा बनाओ और अगले 20 साल के लिए इसको छेड़ना नहीं। अगले 20 साल के लिए टैक्स पॉलिसी को छेड़ना नहीं। टैक्स पॉलिसी किसी मुल्क में रोज रोज छेड़ी नहीं जाती, बल्कि सारी जिंदगी नहीं छेड़ी जाती।
यहाँ तो हर रोज अगर आप छेड़ेंगे तो क्या होगा, ना कारोबार हो सकता है, ना कोई काम कर सकता है, सारा दिन टैक्स के चक्कर चलते रहेंगे, और जो लॉयर्स हैं उनके पेट भरते रहेंगे क्योंकि बार बार कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट की खेलता रहेगा। तो हम किस तमाशे में पड़े? इस पर कोई सोच रहा है? सोच ही कोई नहीं सकता, क्या करें? जी डॉक्टर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने कल परसों ये कहा पार्लियामेंट के अंदर कि जी हमने एक कमेटी बना दी है और 1 महीने के अंदर वो बताएंगे कि हमने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो है ना उनको शेल्व करना है और ख़त्म करना है। तो मैं सोचता हूँ कि इतनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं आपके दायरे के अंदर, आप इस तरह भी अपने टैक्स प्रपोजल का कर रहे हैं गवर्नमेंट को खर्चे कम करने के और वो डिपार्टमेंट जो गैर ज़रूरी है उनको करने के, वो आपके वेबसाइट पर पड़े हुए हैं काफ़ी प्रपोजल। ये इतने, असल बात ये नहीं है कि कमेटी बना के दोबारा एक ट्रक की बत्ती लगाए, ये सब होमवर्क हो चुका है, करने की बात है। तो ये कमेटी बनेगी, वो रिपोर्ट देगी, फिर वही उन्हीं ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो कि इन पर्क्स को, प्रोटोकॉल्स को एंजॉय कर रहे हैं, कि वो अपने पर्क्स एंड प्रोटोकॉल कम करेंगे। ऐसा ही है। वो क्या कहते हैं आमिर साहब, एक शो जो है ना जो बहुत ही मजेदार है, जो मेरा ख्याल बार बार उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी दिखानी चाहिए यहाँ टीवी पे, वो है यस मिनिस्टर। और यस मिनिस्टर में जब मिनिस्टर सेक्रेटरी को कहता है कि भाई ये काम करना है, तो वो आगे से कहता है यस मिनिस्टर, perhaps I will make an inter-parliamentary committee and thereafter that committee will report to the secretary committee and thereafter that committee will report to so and so। मिनिस्टर तंग आके जब लंबी तकरीर उसकी सुनता है कमेटियों की, तो मिनिस्टर कहता है I'm free in a word, वो कहता है मिनिस्टर नो। कमेटी बनाने का मतलब ही नो है और तो कुछ नहीं है। कमेटी बनाने का मतलब है मीडिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो और भूल जाओ, गेम खत्म हो गई। हम खुद कितनी कमेटियों में रहे, कमेटी का कोई काम नहीं होता और कमेटी कभी काम भी नहीं करती। डॉक्टर साहब, कहानी तो ये जिस तरह आपने कहा कि 75 साल में दुनिया भर में ये बुनियादी चीज़ें वो ठीक कर लेते हैं, उसके बाद फिर बजट पे निगाह नहीं डाली जाती कि बजट इंपॉर्टेंट, मतलब फॉर एग्जांपल आप भी, हमें भी मौका मिला अमेरिका में इधर उधर रहने का, किस जगह ये क्वेश्चन नहीं होता कि जी बजट आ रहा है, वो जो रिफॉर्म्स होते हैं वो कर लेते हैं और वो बड़े वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जिस तरह आपने कहा कि 20 साल की टैक्स पॉलिसी आ जानी चाहिए, पर इस दफ़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ये एक उम्मीद दिलाई गई थी कि जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इंपोर्टेड हम फाइनेंस मिनिस्टर ला रहे हैं, और क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं रही है, हालात उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि बिल्कुल हमारा बुरे हालात हैं, तो इसलिए हम बड़े ग्रैंड किस्म के रिफॉर्म्स करेंगे और उन लॉबीज को हाथ डालेंगे, रिटेलर्स को, एग्रीकल्चरिस्ट को बुलाना। आखिर में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इस दफा ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वादे बड़े किए थे, दावे बड़े किए गए थे। देखिए मतीन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट एक और भी चीज है कि मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त जबकि क्या कहते हैं हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बैठी हुई है, ग्रोथ रेट 2% है, यानी कि पर कैपिटा ग्रोथ के बराबर ही है, सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ के बराबर है, कि जरा कम है, और जो हमारी पिछले 3 साल से पर कैपिटा इनकम गिरती रही है, तो हम खुदारा इस वक्त हमें कोई सोच के बजट बनाना चाहिए था। बजट वो जिसमें मेरा तो ख्याल है हमें टैक्स को भूल जाना चाहिए। इवन IMF जो है वो टैक्स पे गलती कर रही है, हम उसमें भी लिखते हैं बट हमें इन्वॉल्व नहीं करते, पर IMF वाले भी कहते हैं भाई आप बताएं क्या करना चाहते हैं, हम करना नहीं कुछ चाहते। देखिए हमें इस वक्त वो बजट चाहिए, बजट तो छोड़ दो, बजट हमें वो पॉलिसी चाहिए जो आपको, मुझे, मंशा साहब को, सारी दुनिया को कहे भाई इन्वेस्ट करो, कुछ ना पूछो, इन्वेस्ट करो। तुमने बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाओ, दुकान लगानी, दुकान लगाओ, तुम जो भी कुछ करना चाहते हो कुछ करो तो सही। हम कोई पूछ के करते, तुम करो कुछ, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए। इस वक्त चाहे गंद पड़े चाहे कुछ हो, हमें ग्रोथ चाहिए, ये करना चाहिए था। उल्टा इन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया 30%। डॉक्टर साहब 30% एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, 40% टैक्स लगा के ये कह रहे हैं कि हमने ग्रोथ 3.5 लेनी है। मैं एज एन इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ, मुझे एज अ लेमैन नहीं समझ आ रही ये कैसे करेंगे। नहीं, ये तो रिसेशनरी बजट हो गया ना जी। देखिए क्वाइट फ्रैंकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टैक्सिंग द इकोनॉमी इवन मोर देन यू शुड हैव। और दूसरी चीज जो टैक्स लगा रहे हैं वो हाबड़े वाला टैक्स लगा रहे हैं, इधर हाथ मारे, इधर हाथ मारे। टैक्स पॉलिसी होती है आमिर साहब जो बिल्कुल क्लियर हो, आप मुझे सब पे एक ही लगे, बल्कि कहते हैं सबसे अच्छी टैक्स पॉलिसी हम सब 1000 रुपया पकड़ा दे बस, या 10,000 पकड़ा दे, या 10 लाख, जो भी कुछ, सबको एक पॉलिसी अगर आपने लगानी है, टैक्स पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि हर कीमत पे एक ही टैक्स लगे, तभी GST लगता है कि हर जगह 15% लगता है। ये नहीं कि टुकड़े टुकड़े करके टैक्स लगा रहे हैं, ये नहीं किसी को एग्जेम्पशन दे रहे, किसी को सेगमेंट्स नहीं होने चाहिए। एक है कि जो कमा रहा है वो टैक्स देगा, ये कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो कमा रहा है और जो खरीद रहा है, दोनों चीजों पे टैक्स होना चाहिए। अगर मैं कमा रहा हूं मेरे से आप 10% ले लें, अगर मैं खरीद रहा हूं मेरे से 10-15% ले लें, ये टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए। नंबर 2, ये जो हमने टैरिफ पे लगाया हुआ है तमाशा,
कि हमने सब कुछ बंद किया हुआ। अब हालत ये है कि कोई चीज मंगानी हो उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स है, कोई ACD भी है, कोई रेगुलेटरी ड्यूटी भी है। ये तमाशा दुनिया में खत्म हो चुका है, यह यूं के जमाने में होता तब खत्म हो चुका है। दूसरी चीज जो ये है कि LC खुल नहीं सकता, तीसरी चीज जो प्रॉफिट्स आप वापस नहीं कर सकते, और चौथी चीज जो अगर आपको मुझे $5,000 की अगर फीस भी भेजनी है बच्चे की तो परमिशन लेके भेजनी नहीं। ये तो यूं के जमाने की बातें, हम वापस जा रहे हैं क्या? हम आगे नहीं जा रहे। तो अजीब बात है, कोई समझ ही नहीं आ रही। कोई पॉलिसी सोच के बनानी चाहिए थी। इतनी सारी EACs बनाई है, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटीज, आई डोंट नो क्या एडवाइस दे। इवन IMF भी जो है पता नहीं क्या कर रही है, कभी टैक्स लगा दो, टैक्स लगा दो। इतनी डीप रिसेशन है हमारे पास, हम टैक्स ही सिर्फ लगा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि टैक्स कलेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर टैक्स कलेक्ट होना चाहिए इसलिए नहीं कि इनकी यशों के लिए। पिछले साल आप देखें कितनी गाड़ियां खरीदी गई, मुझे पता है FPR ने कुछ पता नहीं कितने 100 गाड़ियां खरीदी हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने कितनी अरबों की गाड़ियां खरीदी। क्यों गाड़ियां खरीद रहे हैं भाई? जब इतनी रिसेशन है आपको गाड़ियां खरीदने की क्या जरूरत है? फिर आप मुझे बताइए MNAs को जो PSTP दे रहे हैं, MPAs को दे रहे हैं, यार खुदा के वास्ते रिसेशन में उनको PSTP देने की जरूरत है। और हम उनको क्यों दे रहे हैं? तो हमने क्लियर कर दिया उनको इसलिए दे रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट नहीं लाना चाहते। अगर लोकल गवर्नमेंट 2 महीने ला रहे हैं तो उनको फिर क्यों दे रहे हैं? लोकल गवर्नमेंट लेके आए भाई, नाली गली कूचे का काम लोकल गवर्नमेंट का है, MNA MPA का नहीं है। MNA MPA को लगाएं जिसके लिए वो इलेक्ट हुए कि पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामेंट में काम करें। ये जो है कि हम नाली गली कूचे का काम करेंगे, ये फिर कंफ्यूजन हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट है या क्या है ये लोग? और वो पैसा हमें भी, मुझे पता, आपको पता कितना जाया होता है। डॉक्टर साहब, ये इखलाकी क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप जिस तरीके से तरले कर करके कब्जे दुनिया भर से ला रहे हैं और आप एक तरफ अपने एक्सपेंडिचर्स जिस तरह आपने कहा 30% वो बढ़ा रहे हैं और ये MNAs को भी बांट रहे हैं और भी मुराद याद रखे की उनकी मुराद नहीं खत्म हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी का जो सूरत हाल है, जो इस वक्त जो महंगाई का हालत है, जो यूटिलिटीज़ के बिल्स हैं, उसका बिल्कुल कीमा निकल गया है। और गवर्नमेंट सर्वेंट और 22वें ग्रेड वालों ने 25% अपनी तनख्वाहें बना ली है, जो 93% प्राइवेट सेक्टर में है वो बाहर में जाए सैलरीड क्लास। तो इसलिए इन चीजों की फिर ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। आमिर साहब, गवर्नमेंट सर्वेंट मां के लाडले, गवर्नमेंट सर्वेंट को न सिर्फ ये चीजें मिलती है, घर भी मिलते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ इस्लामाबाद में G64 में, आइए मेरे साथ एक दिन वॉक करें, मैं आपको गवर्नमेंट का घर दिखाऊं। हर लेवल के हैं, ये नहीं कि सिर्फ वो सेक्रेटरीज के हैं, लोअर लेवल के भी हैं, हर किसी के हैं। और वो घर जल्दी पुछती जा रहे हैं एक दूसरे को। फिर उनकी पेंशन क्या हालत है वो भी आपको पता है, मैं क्या बताऊं, इस पे पेपर लिख के तंग आ गए हैं। फिर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को आमिर साहब हम निकाल ही नहीं सकते। मैंने कोशिश की निकालने की, 10 केसेस भुगते हैं और जज साहब उनको कहते हैं फर्क ही ना करो, गवर्नमेंट सर्वेंट का काम है, उसको कुर्सी पर बिठा दो, वो काम ही नहीं करे। फिर मुझे बताएं, खुदा के वास्ते एक सेक्रेटरी को 4, 5, 10 चपरासी क्यों चाहिए? मुझे समझ नहीं आती कि चाय बनाने के लिए 10 बंदे चाहिए हमें और बैग पकड़ने के लिए 10 बंदे चाहिए। के वास्ते ये जो नवाबाना यशी है इनको खत्म करें। बट फिर एक और भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रिटायर करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट हैज बिकम एन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम। अब इसको अगर हमें ठीक करना है तो सरकार वो प्राइवेट सेक्टर को काम तो करने दें। प्राइवेट सेक्टर को आपने लगाया स्टूपिड चीज में। देखिए ना, अजीब बात है, बजट में एक और मुझे हैरानगी की बात लगती है कि आप तेल के बिल पे शोर मचाते हैं और आपने ईवी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टैक्स लगा दिए। ये क्या मतलब है? हमें तो जाना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, हम उल्टा कर रहे हैं। आज थोड़ा सा ये इशारे दिए हैं कि हाइब्रिड कार्स के ऊपर जो थी थोड़ी सी जो है ना वो कम जो बढ़ाने जा रहे थे या ख़त्म कर रहे थे, पहले जो रिलैक्सेशन थी उसको थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं। मगर ओवरऑल जो आपने अभी कहा ना कि 60s वाला यूब खान के दौर का सिलसिला कि बजट एक्सरसाइज होती है, तो ये लगता है कि पावर लॉबीज की आपस में लड़ाई है, कौन अपने ऊंट को खेमे में घुसा लेगा और अपनी मर्जी की इमारत ले जाएगा। तो ये मुख्तलिफ ये पावर लॉबीज की तबकों की लड़ाई लग रही होती है, कौन कितने इश्तिहार दे के मशावरत करके अपने लॉबिस्ट के थ्रू, अपने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू या खानदान के लोग जो पार्लियामेंट में बढ़ाए हुए हैं उनके जरिए बारात कितनी ले जाता है। मेरा ख्याल आमिर साहब मैं इससे भी एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल ये भी इतनी बात नहीं है। आई थिंक ये एक पता नहीं अजीब किस्म की इनकॉम्पिटेंस का निजाम चल रहा है आमिर साहब। ये सोचा हुआ निजाम नहीं है, बहुत इनकॉम्पिटेंस का निजाम है। अजीब अजीब यहाँ बातें होती है जिसके ऊपर हम कभी
डिस्कशन कर ही नहीं सकते, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर कर सकते। फॉर एग्जांपल एग्जेम्पशन का निजाम, एग्जेम्पशन होती क्या नहीं पता, बताए तो वो अपनी मर्जी से जहां मर्जी ठोकती। उसके बाद अब जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं गाड़ियों को, आप 70 साल से गाड़ी बना रहे हैं, आपसे गाड़ी नहीं एक्सपोर्ट हो रही, बन नहीं रही, तो फिर छोड़ देना यार, एक काम जो नहीं होता उसको छोड़ दें। अच्छा, आपने गाड़ियां बनाई हुई पुरानी, आप तेल के बिल को रोकते हैं, गाड़ी जो सी आपकी एवरेज जो गाड़ी की वो कंजम्पशन है, जो फ्लीट की पूरी गाड़ी की बुढ़ी बुढ़ी पुरानी गाड़ियां भी हैं, वो 5 किलोमीटर पर लीटर का है, तो 5 किलोमीटर पर लीटर पे तो आपका बिल वो इसका बहुत बढ़ेगा। इसी तरह आपके बिजली के जो लाइंस हैं इतनी पुरानी है, तो आपको ऑयल का बिल, इंपोर्ट का बिल तो बहुत बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? बिकॉज आप फ्लीट को ठीक होने देते, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक होने नहीं देते, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों नहीं आने देते? मुझे समझ ही नहीं आती। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैं खुद खरीदने को फिर रहा हूँ भाईजान, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। BYD ने 10,000 जो थोड़ी सी मंगवाई थी, तो उसके बाद उन्होंने उसके चार्जर ही कहीं नहीं लगाए कि लाहौर से इस्लामाबाद अगर वो आपके पास गाड़ी है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। क्या मैं फिर आपका जब ऑयल बिल इतना बढ़ रहा है, जब आपको ऑयल बिल इतना बढ़ी जा रहा है, फिर आप कहते हैं ओहो आप क्या करें, फिर आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, फिर आप बिजली का आपका जो निजाम है कितना फरसूदा निजाम है, मैं रो पड़ता हूँ। आप बताइए टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी क्या होता है, वीक चल रही है। फिर आप बताइए लाइन लॉसेस क्या होती है यार खुदा के वास्ते। अच्छा, सुई गैस का निजाम देखे क्या, हमने आमिर साहब कोई निजाम नहीं बनाया, हर निजाम हैपहैज़र्ड है यार। इस वक्त एक ही हमें रिफॉर्म चाहिए, कोई निजाम तो बना ले, किसी निजाम में मेरिट, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनलिज्म भी है। डॉक्टर साहब वैसे एक मैं भी थोड़ी सी जिसारत करके ये कह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि जनाब ये नालायकी है, इनकॉम्पिटेंस है, पर ये देयर इज अ मेथड इन मैडनेस के खास तबका जो देखें ना पाकिस्तान के जो मर्जी हालात हैं, मगर जो शराफिया है उनकी दौलत देखें, तमाम वो जो ज़माने के 22 ख़ानदान थे आज के 50 हो गए, तो उनकी जायदादें देखें, वो जिस लगता है कि ये तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है ये तो वियतनाम में नहीं होगा, किसी दुनिया के मुल्क में नहीं होगा। नहीं आमिर साहब ये ठीक नहीं है। मैं आज ही चेंबर्स में तकरीर करके आया हूँ, वो भी मेरे से नाराज होंगे बहुत सब, मैं आज ही उनको कह के आया हूँ चेंबर्स वालों को कि भाईजान कोई कमाल नहीं। चाहे माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े सेठ लगते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, आमिर साहब इतनी पिद्दी कंपनी है, रोना आता है। आज मैंने निकाला है सबसे बड़ी कंपनी आपकी OGDC है। OGDC सरकारी कंपनी है, $2 बिलियन की है। रिलायंस कितने की है? 245 बिलियन। दुबई के बैंक कितने के हैं? 37-38 बिलियन के। आप चले जाएं वहां के ये मलेशिया की कंपनी है 38-40 बिलियन की है। थाईलैंड की कंपनी है 27-28 बिलियन की। तो यार ये भी क्या सेठ है हमारे, ये सेठ जो कि $1 बिलियन के सेठ नहीं है भाई, इनके साथ क्या आप इनको अशराफिया कह रहे हैं? ये अशराफिया नहीं है, ये $1 बिलियन वाले अशराफिया नहीं होते, वो इंटरनेशनल छोटे पिद्दी कंपनी होती है, नॉट इवन SMEs। ये हमारी SMEs है सर जी। पॉइंट ये, इस पे भी मैंने पेपर लिखा है, हमारी गेट कीपर एलीट जो है, जो लाइसेंस लेके फिर रहे हैं, जो कह रहे हैं हमसे पूछ के सब कुछ करो, हमसे पूछे बगैर कुछ ना करो, हम पॉलिसी रोज टैक्स बदलेंगे, ये करेंगे, वो ना। डॉक्टर साहब बहस यही रहेगी कि एग एंड चिकन की डिबेट है कि आया ये पेनी वाइज हैं कि सोचते ही छोटा है, या इनको वो एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता कि जिसके अंदर ये ग्रोथ हो और कैपिटल क्रिएशन हो, या पता नहीं किसका क्या है। इस पे आइंदा आपसे बहस जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच। डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।